रसौली कैंसरस भी हो सकती है, रसौली नॉन कैंसरस भी हो सकती है। यंग एज में चलता रहता है, रसौलियाँ बनती हैं, अक्सर ख़त्म हो जाती हैं, जो कि ओवरी के अंदर। यही जो फाइब्रॉइड्स वगैरह रसौली हैं, वो जब मेनोपॉज़ हो जाता है, अंदर हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं शरीर में, तो ये श्रिंक हो जाती हैं। लेकिन नई रसौली अगर बनती है मेनोपॉज़ के बाद, तो फिर हमें बहुत चिंता होती है। मेनोपॉज़ के बाद ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर इमीडिएटली आप कंसल्ट करें। अक्सर आजकल बड़ा रिवाज है कि फुल बॉडी चेक करा लिया। हाँ। ऐसे जाके किसी भी लैब में फुल बॉडी चेक कराने में ऐसे आपके अंदर के ट्यूमर्स, सिस्ट, कैंसर्स डायग्नोज नहीं होते। महिलाओं में रसौली बहुत कॉमन है और आप में से बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां सवाल कर रही हैं। हमारे जो रसौली या फाइब्रॉइड्स या सिस्ट से संबंधित वीडियोस हैं, उसके नीचे आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक एक करके हम उन पर एपिसोड्स बनाएं, आपके सवालों का जवाब दें। मेनोपॉज के बाद भी रसौली जो है वो होती है और कई बार वो खतरनाक भी होती है। मेनोपॉज़ यानी कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में रसौली का बनना कितना खतरनाक है या सिम्पटम्स क्या होते हैं जिस पर महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पर महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं। डॉक्टर लवलीन सोडी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और रसौली से ही संबंधित बहुत सारे वीडियोस आप सेहतनामा में देख सकते हैं, जो हमने उनके साथ बनाए हैं। वेलकम मैम। सो मेनोपॉज, एक तो हमने रसौली और फाइब्रॉइड्स पर बात की, जो अंडेदानी में, ओवरीज में होती है, या जो यूट्रस में, बच्चेदानी में होती हैं, फाइब्रॉइड्स होती हैं। और उसके बहुत सारे सिम्टम्स भी आपने पहले की वीडियोस में बताए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैं समझ पा रही हूँ कि वो ड्यूरिंग जब पीरियड्स हो रहे हैं तब बन जाती हैं। लेकिन क्या पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं 45-50 के बाद, उसके बाद भी क्या रसौलियाँ बनती हैं और क्या उसके कुछ लक्षण होते हैं जिस पर महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है? ऐसा है कि यंग एज में तो जैसे हमने पहले बात की है कि रसौली अक्सर बन जाती है, क्योंकि एक एक्टिविटी चलती रहती है, एक प्रक्रिया एग बनने की। ओवरी के अंदर एग बनता है, रप्चर होता है, कभी लेट रप्चर हो गया, कभी ओवरग्रो हो गया, कभी रसौली के अंदर जो है वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई। तो कुछ कुछ यंग एज में चलता रहता है, रसौलियाँ बनती हैं, अक्सर ख़त्म हो जाती हैं, जो कि ओवरी के अंदर। जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर भी क्योंकि हार्मोन्स बन रहे होते हैं, हार्मोन्स के इफ़ेक्ट में फाइब्रॉइड्स वगैरह रसौलियाँ अक्सर बन जाती हैं। तो यही जो फाइब्रॉइड्स वगैरह रसौली हैं, वो जब मेनोपॉज़ हो जाता है, अंदर हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं शरीर में, तो ये श्रिंक हो जाती है। ये हम बात कर रहे हैं यूट्रस के जो फाइब्रॉइड्स हैं। हुँ। क्योंकि जब बॉडी के अंदर हार्मोन नहीं बन रहे, तो ये धीरे-धीरे श्रिंक हो जाते हैं। कई 3-4 सेंटीमीटर की रसौली जो मेनोपॉज़ से पहले वाली, वो 1-2 सेंटीमीटर की रह जाएगी। 1-2 सेंटीमीटर वाली तो कई बारी बाद में नज़र आनी भी बंद हो जाती है, बहुत छोटी ही रह जाती है श्रिंक होके। लेकिन नई रसौली अगर बनती है मेनोपॉज़ के बाद, तो फिर हमें बहुत चिंता होती पर है। पता कैसे चलता है कि रसौली बनी है? कोई सिम्पटम्स आते देखो, हैं? सिम्पटम्स अक्सर आते हैं जब थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है मामला। अर्ली स्टेज में सिम्पटम्स नहीं भी आते हैं, है ना? या फिर कॉमनेस्ट सिम्पटम मेनोपॉज़ के बाद तो वही रहता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग, कि अब मेनोपॉज़ हो गया, 1 साल से ऊपर पीरियड्स नहीं आए, तभी हम मेनोपॉज़ कहेंगे। उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो देन इट इज़ अ रीज़न फॉर कंसर्न। उसको फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे कॉमन सिम्पटम यही है, यूट्रस की जो इंटरनल कैविटी एंडोमेट्रियल कैंसर है, या फिर कोई और कैंसरस ग्रोथ यूट्रस में बनती है, तो पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग जो है। हाँ, अगर जो सर्विक्स वाला पार्ट है, उसके मैंने बताया कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी इंटरकोर्स के बाद वाली ब्लीडिंग होगी। ओवरी का जो कैंसर है, उसके अंदर अक्सर कोई सिम्पटम होता ही नहीं है। लेट डायग्नोज़ होता है, क्योंकि सिम्पटम होता ही नहीं है, होता भी है तो डाइजेशन ठीक नहीं हो रही, आजकल अफारा बहुत है, आजकल गैस बहुत है, पेट फूल रहा है क्योंकि गैस बहुत बन रही है, तो सिम्पटम्स ब्लोटिंग? कोई भी ब्लोटिंग, मतलब बहुत अगर ब्लोटिंग। मेनोपॉज़ हो चुका है और अगर खाने के बाद अफ़ारा बनता है या ब्लोटिंग होती है, तो उस पर भी उस वो रेगुलर भी हो, तो उस पर हाँ, भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एब्सोल्यूट। ओवरीज़ में सिस्ट हो सकती है? ये ओवरी का कैंसर की सिम्पटम हो सकता है ना? और भी बाकी भी
बॉडी के अंदर पेट के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ स्टमक से, कुछ इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो सकता है, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से। बट ओवरी के कैंसर का अक्सर और कोई सिम्पटम होता ही नहीं है। या तो वही एक स्टैंडर्ड सिम्पटम जो है कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, और कभी-कभी पेन भी होती है। ऐसा नहीं मैं कहती कि पेन होती ही नहीं है, पर पेन इज़ अ लेस कॉमन सिम्पटम ऑफ ट्यूमर और कैंसर जो कि मेनोपॉज़ के पेन किस बाद तरह आता है। की? पेन भी अक्सर वैसे जनरलाइज्ड पेन होती है। कभी सीवियर पेन मोस्टली तब होती है अगर किसी ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो जाए या ट्यूमर ट्विस्ट हो जाए, जिसको हम लोग टॉर्शन कहते हैं। ओके। ठीक है ना? अदरवाइज पेन का सिम्पटम कम आता है, इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ना कराने से ये चीज़ें मिस हो जाती हैं और बहुत लेट भी कई बार डायग्नोस होती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मेनोपॉज़ के बाद अगर रसौली हो सकती है, इसके चांसेस हैं महिलाओं में, तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए? देखो, पहले तो एक रेगुलर चेकअप हेल्थ इवन बिफोर मेनोपॉज होना चाहिए। अगर आपके डायग्नोस्ड रसौली है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, पहले से हैं, हुँ। तो बाद में मेनोपॉज के बाद में इट इज़ सो ईज़ी टू नो कि अब वो छोटे हो रहे हैं, तो नॉट टू वरी। पहले से कोई ओवरी में 2-3 सेंटीमीटर की सिस्ट पड़ी हुई है, मेनोपॉज के बाद में अगर पड़ी है तो कोई बात नहीं, वी डोंट बॉदर अबाउट इट। और अगर कुछ नए सिरे से बनेगा तो भी हमें पता लगेगा कि ये सब नहीं था पहले, अब नया बना है, तो अब इसको तो निकालना आप पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड करते हैं? अल्ट्रासाउंड की बात है ना, तो ये अल्ट्रासाउंड में ये सब नज़र आ जाता है। हालाँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेस्ट्स हैं एज़ फ्रॉम द गायनिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या लेडीज़ के लिए जो स्पेसिफिकली हम बोलते हैं, वो है राइट फ्रॉम द एज ऑफ 25 इयर्स टिल द एज ऑफ 65 इयर्स पैप स्मीयर टेस्ट, और आजकल हम उसको पैप एलबीसी बोलते हैं। और सेकेंडली एचपीवी डीएनए 29 इयर्स के बाद वाला। फिर अगर इनमें से कोई भी टेस्ट कुछ पॉजिटिव आता है, उसको हम लोग रिपीट करते हैं, और नहीं तो फिर पैप स्मीयर 3-3 साल के बाद। अगर दोनों टेस्ट किए जाते हैं, पैप और एचपीवी डीएनए, तो वो को टेस्टिंग हर 5 साल के बाद होनी ही होनी चाहिए, है ना? अक्सर आजकल बड़ा रिवाज है कि फुल बॉडी चेक करा लिया। हाँ। ऐसे जाके किसी भी लैब लैब में फुल बॉडी चेक कराने में ऐसे आपके अंदर के ट्यूमर्स, सिस्ट, कैंसर्स डायग्नोज नहीं होते। ठीक है ना? उसके लिए कोई कौन ऐसा से टेस्ट फिर? उस इसके लिए तो आपको एक बारी अपने जाके फिजिकली अपना एग्जामिनेशन कराना है, पैप स्मीयर कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करानी है। तो ये ये किस तो एज में आप रिकमेंड करती हैं? पैप स्मीयर तो यंग एज से, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर यंगर एज ग्रुप का कैंसर है, हुँ। ठीक है ना? और ब्रेस्ट कैंसर के अलग-अलग सोसाइटीज़, अलग-अलग कंट्रीज़ में रिकमेंडेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं 40 के बाद स्टार्ट कर लीजिए, बट 50 के बाद तो हर साल ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करानी ही करानी चाहिए, राइट। एवरी अब ईयर। अब तो जो सर्वाइकल कैंसर यंग एज का कैंसर है, अगर रूटीन टेस्टिंग होती रहती है तो 65 इयर्स तक अगर किसी को नहीं हुआ, तो इट इज़ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि उसके बाद होगा। तो 65 इयर्स में हम लोग बंद भी कर देते हैं, हुँ। ठीक है ना? और अल्ट्रासाउंड तो वही साल 2 साल में एक पूरे पेट का, पेल्विस का, एब्डोमेन का हो जाए, तो साल 2 साल में एक बारी तो करा ही लेना राइट। चाहिए। तो अब अगर मेनोपॉज़ के बाद रसौली हो जाती है, पता चल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे पहले होता है? रिमूव कर मेनोपॉज़ देते के हैं आप या क्या करते हैं? मेनोपॉज़ के बाद की रसौली का, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है, तो हमें पहले वी हैव टू फाइंड आउट इज़ इट कैंसरस। अगर कैंसरस है तो फिर रिमूवल ओपन सर्जरी से होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर नॉन कैंसरस का ही हमें लगता है, तो फिर हम उसको लेप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपिकली भी रिमूव कई कर बार सकते हैं। दवाइयों से भी ये श्रिंक हो जाती है रसौली, कि हर बार सर्जरी करानी पड़ती है? देखो, वो रसौली किस टाइप की है? रसौली तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। रसौली कैंसरस भी हो सकती है, रसौली नॉन कैंसरस भी हो सकती है। तो कुछ कैंसर्स होते हैं जो दवाइयों से ट्रीट हो जाते हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर कोई कैंसरस रसौली है तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। और जो नॉन कैंसरस रसौलियाँ होती हैं, उनको कुछ होती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, उसको हम लोग दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। ओवरीज़ वाली होती हैं ठीक या नहीं? ओवरीज़ वाली वही है कि अगर कैंसरस है तो कोई दवाइयों का कम ही रोल रह जाता है। ओवरी के कैंसर में हम ट्रीटमेंट तब देते हैं दवाइयों से, जब वो एडवांस स्टेज में जा चुका है और उसका सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो फिर कई बारी आजकल जो ट्रीटमेंट है नियो एडजुवेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग पहले दवाइयाँ देते हैं, कीमोथेरेपी से ट्यूमर को श्रिंक करते हैं और फिर उसको निकालते हैं, क्योंकि वो अर्ली स्टेज वाली साइज़ में जब आ जाता है तब।
क्योंकि एडवांस स्टेज में सर्जरी का कोई रोल तो रह अब नहीं जो जाता। मेनोपॉज़ से गुज़र रही है महिलाएँ, जिनकी मेनोपॉज़ हो चुकी है, उनको आप जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको अगर रसौली को लेकर कैसे वो अलर्ट रहें? देखो अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मतलब 6 महीने बाद रेगुलर या साल के बाद? नहीं, 1 साल में 1 बार अपना है हुँ, चेक करा लेते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। गायनिकोलॉजिकल चेकअप 1 साल में 1 बार, नहीं तो हम लोग फ़ॉलो-अप दे देते हैं। अगर हमें लगता है सब कुछ ठीक है तो 2 साल में 1 बारी भी हो सकता है, हुँ, ठीक है ना? और कोई सिम्पटम हो ख़ास करके मेनोपॉज़ के बाद ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें हैं तो फिर इमीडिएटली आप कंसल्ट करें। फिर वो साल 2 साल का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है। या फिर अचानक पेन हो तो फिर पेन का चेकअप तो होना ही है।